हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरटी राइट टू एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ टर्म्स देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिसमें हम लोगों ने माइंड की तीन अवस्थाओं को देखा है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को, और हम लोगों ने फिक्सेशन के बारे में देखा, इरोजिनस जोन के बारे में हम लोगों ने देखा, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी की इनकी 5 स्टेज में से सबसे पहली स्टेज जो एनल स्टेज थी, जो ओरल स्टेज थी, उसको हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एनर्जी जो बच्चे के मुख में केंद्रित होती है, यानी इरोजेनस जोन जो है वो क्या होता है, माउथ होता है। तो बच्चे का जो व्यवहार है वो सारा का सारा प्लेजर सीकिंग पर काम करता है, ईद से कंट्रोल होता है। और ईद से कंट्रोल होने की वजह से किस पे काम करता है, स्वाद पे बच्चा काम कर रहा होता है, मिल्क पे काम कर रहा होता है। अगर ऊर्जा का स्थायीकरण उस अवस्था में हो जाता है तो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो बाद में स्मोकिंग करेगा, नाखून चबाएगा, ड्रिंकिंग करेगा, ये खाने पे ज्यादा फोकस करेगा, ये उसके मेन विशेषताएं होगी, ऐसा सिग्मंड फ्रॉइड का मानना है। तो अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पे एनल स्टेज के बारे में देखना है। एनल स्टेज को हम लोगों ने गुदा अवस्था बोला था, गुदा अवस्था हम लोगों ने इसको कहा। तो इसका हम लोगों को जानना है कि इरोजिनस जोन क्या है। तो इरोजीनियस जोन इसका क्या है, तो ये हम लोगों को समझना है। तो हमें समझ में आ रहा है क्या है, जननांग इसका जोन है, जननांग इसका जोन है, यानी अनल स्टेज है ऐसा। इसलिए तो इसमें अगर हम लोग इरोजिनस जोन को और डिटेल में बोले तो वॉयल है, और इसमें एंड ब्लेडर सीकिंग है, ब्लेडर ब्लेडर कंट्रोल्ड है ऐसा। इसी को हम लोग हिंदी में कह देते हैं कि क्या है, ये कामोद्दीपक क्षेत्र है। मनोलैंगिक ऊर्जा के जो केंद्र है वो कहाँ हो जाता है, यही होता है, यानी हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें इस सेंस को नहीं लेना चाहिए कि सेक्सुअल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे इसका मतलब जो उनका फोकस है वो टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर है। किसको लेकर है, टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर है, कि बच्चा अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग कर पाए। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती तो बच्चा क्या करता है, बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देता है, और माँ बाप उसको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर उसको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर आपने उससे अच्छे से डील किया है तो बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस आने की बात होती है। तो बच्चे को शारीरिक आवश्यकताओं पर, तो हमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट समझना होगा कि बच्चे को शारीरिक आवश्यकताओं पर, शारीरिक आवश्यकताओं, बच्चों को शारीरिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण करना सीखना होता है, नियंत्रण करना सीखना होता है, सीखना होता है। तो हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि सीखना, नियंत्रण करना शारीरिक आवश्यकताओं का मतलब है कि इस अवस्था में बच्चे को सीखना होगा किस पे कंट्रोल करना, इद पर कंट्रोल करना, इद पर नियंत्रण करना। इसकी बात यहाँ हो रही है कि इद पर नियंत्रण बच्चा कैसे करेगा। अगर बच्चा इस अवस्था में इद पर कंट्रोल करना या शारीरिक आवश्यकताओं पर कंट्रोल करना सीख जाता है तो बच्चे में उपलब्धि का विकास होता है, उपलब्धि का विकास होता है, और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी का विकास हो जाता है। अगर बच्चा इसमें ये किस बात पर डिपेंड करेगा, माता पिता के प्रोत्साहन पर डिपेंड करेगा कि माता पिता कैसा प्रोत्साहन बच्चे को देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उसको प्रोत्साहन देंगे तो बच्चे में ये उपलब्धि, आत्मनिर्भरता का विकास होगा। अगर वो दंड करेंगे, दंड देंगे और उन्हें शर्म महसूस कराएंगे कि ये क्या कर दिया, ये बिस्तर गीला कर दिया, तो बच्चे में क्या होगा, एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी का विकास हो जाएगा। तो हम लोगों को ये दोनों शब्द समझने हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं। उन्होंने ही ये कहने की कोशिश की है कि एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है अगर बच्चे की ऊर्जा का स्थायीकरण यहाँ हो जा रहा है और माता पिता अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक और टर्म इन्होंने दिया एनल रिटेंशन का, एनल रिटेंशन पर्सनैलिटी हो जाती है, यानी कि पर्सनैलिटी का रिटेंशन हो जाएगा एनल पर ऐसा, और यहाँ एक्सपल्सिव हो जाएगा यानी कि कंट्रोल्ड नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पे मानना है।
तो ये कुछ खास बातें हैं इस एनल के बारे में। तो एनल का हम लोगों ने देख लिया। इरोजेनस जोन क्या है, तो ब्लैडर सीकिंग है, जो कंट्रोल करते हैं टॉयलेट को, हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं ये। और इसका अगर माता पिता अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देते तो क्या होता है, बच्चा एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है, एनल रिटेंशन पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है, आत्मनिर्भरता उसकी नहीं हो पाती, डिपेंडेंसी आने लगती है और उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। ये कुछ विशेषताएं हैं एनल की। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्टेज है इसकी। एनल स्टेज के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज को नॉर्मली हिंदी में फैलिक चरण कह देते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग फैलिक का मतलब जानना चाहें तो इसका मतलब लिंग से होता है, यानी लिंग अवस्था भी कहते हैं इसको ऐसा। और ये क्या है आपका 3 to 6 ईयर के आसपास है। तो हम लोग समझ गए कि सिगमंड फ्रॉइड ने शेषव अवस्था में 2 अवस्थाएं दी, पहली ओरल और दूसरी अनल, क्योंकि वो 3 साल तक निमट चुका है। अब ये 3 साल से एक नई स्टेज चालू हो गई है, यानी ये कौन सी अवस्था दिख रही है हमको, ये अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। और अगर हम लोग सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जाएं, सॉरी पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें तो ये कौन सी स्टेज होगी बताइए, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई, यानी यही वो स्टेज है जब उसमें लॉजिक का विकास नहीं हुआ, ऐसा पियाजे मानते हैं। लेकिन फैलिक स्टेज यहाँ पे बात 3 to 6 ईयर के आसपास की बात की गई है। तो हमें यहाँ पे जानना है कि इरोजेनस जोन क्या है। फैलिक स्टेज में इरोजेनस जोन क्या होता है, तो यहाँ इरोजेनस जोन है जेनाइटल्स, यानी कि व्यक्ति या बच्चे के जननांग ही इसके मेन फोकस बच्चे का यही होता है। तो प्राइमरी फोकस कहाँ होगा, प्राइमरी फोकस उसका जेनाइटल पर होगा, जेनाइटल से संबंधित चीजों पर उसका फोकस है। और अगर हम लोग बात करें तो इससे अगर वह जेनाइटल पे फोकस कर रहा है, यानी कि बच्चा इस अवस्था में समझ जाएगा मेल और फीमेल में अंतर करना, मेल और फीमेल में अंतर कर पाता है, अंतर कर पाता है। ऐसा किस स्टेज में, फैलिक स्टेज में बालक जो है वो मेल और फीमेल में अंतर करना सीख जाते हैं। और इसी में सीटेट में क्वेश्चन एक आता है जेंडर कॉन्स्टेंसी को लेकर। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी ये है कि जब बालक को एहसास हो जाता है कि मेरा जेंडर बदल नहीं सकता, अगर मैं मेल हूं तो वो मेल ही रहूंगा, अगर मैं फीमेल हूं तो फीमेल ही रहूंगा, तो इसको जेंडर कॉन्स्टेंसी कहते हैं। कॉन्स्टेंसी का मतलब है स्थिरता और जेंडर का मतलब है लिंग। तो मेल और फीमेल के बीच में अंतर बच्चा कर पाएगा, तभी वह ये समझ पाएगा कि मेरा जेंडर कॉन्स्टेंसी आ गई है। तो इसीलिए हम लोग अर्ली चाइल्डहुड के बाद से लेटर चाइल्डहुड में समझने लगते हैं कि बच्चे में जेंडर कॉन्स्टेंसी आ चुकी है। तो पहले अंतर करना सीखेगा, बाद में जेंडर कॉन्स्टेंसी आती है। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मेल और फीमेल में अंतर करना बालक फैलिक स्टेज में ही सीखता है। और हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म है जो बहुत महत्वपूर्ण जो इन्होंने दिए हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वॉइस के रिस्पेक्ट में कुछ बात कही। वॉइस के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या बोला, वॉइस के रिस्पेक्ट में इन्होंने बोला कि जैसे बालक के फादर होंगे और बालक की मदर होंगी, ऐसा। तो बालक का पिता को लेकर रिपल्सिव बिहेवियर होता है, रिप्लेसमेंट करना चाहता है, ऐसा कुछ वो पसंद नहीं करता पिताजी को। और मदर के साथ उनका पोसेसिव बिहेवियर होता है। पोसेसिव मतलब उनको पास रखना चाहता है, उनको अपने साथ रखना चाहता है। फादर के साथ उनका राइवरली बिहेवियर होता है, राइवल की हिंदी होती है विद्रोह करने का स्थिति में बालक होता है। और मदर के साथ वो अफेक्शन की स्थिति में होता है। तो ये बात उन्होंने बॉयज यानी लड़कों के संदर्भ में बोली है। और इस कंसेप्ट को उन्होंने नाम दिया है ऑडिपस कंसेप्ट। क्या नाम दिया है, ऑडिपस कंसेप्ट। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम लोग, अगर हम लोग करेक्ट बोले तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक टर्म दिया जिसमें बोला कि बच्चे में एक व्यवहार आ जाता है, खासकर मेल में वो क्या आता है, माता के प्रति वह पोसेसिव हो जाता है, अधिकार अफेक्शन हो जाता है, प्रेम रखता है। और पिता के प्रति रिपल्सिव हो जाता है, रिप्लेस करना चाहता है, राइवल बिहेवियर यानी विद्रोह करने की स्थिति में वो होता है। तो ये बात उन्होंने कही है। इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा वो विद्रोह रखेगा तो उस लड़के का पिता से फियरफुल होना लाजमी है। तो फियरफुल होता है, डरता है बच्चा,
पिता से अगर डरता है तो इसी को उसके अंदर एक एंजाइटी का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? एक एंजाइटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो अगर एंजाइटी का डेवलपमेंट होगा, उस एंजाइटी का नाम दिया है सिगमंड ने, कौन दिया है? कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन एंजाइटी, ऐसा। तो कैस्ट्रेशन एंजाइटी नाम दिया है सिगमंड ने। वो किसमें डेवलप होती है? तो लड़कों में डेवलप हो जाती है अपने पिता को लेकर, क्योंकि पिता से राइवल बिहेवियर वो करते हैं, ऐसा मानना। इसकी अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो पुंसत्व हरण की चिंता, फॉर एग्जाम्पल इसकी हिंदी है पुंसत्व हरण की चिंता, ऐसा कुछ हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि हो जाता है। अब हम लोग एक और कंसेप्ट है इसका जिसको हम लोग समझना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल के टर्म में, यानी लड़कियों के संदर्भ में भी इन्होंने कुछ कहा है, तो उसको जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसके संदर्भ में इसमें बात की गई है? तो गर्ल के संदर्भ में इसमें बात की गई है। तो गर्ल के भी फादर हैं और गर्ल की भी मदर हैं। तो अगर गर्ल के फादर हैं तो गर्ल का जो फादर के प्रति क्या एक प्रेम देखा जाता है, और सेम सेक्स यानी माता के प्रति क्या देखा जाता है? तो विद्रोह देखा जाता है। तो इसी को अलग अलग टर्म दिए सिगमंड ने, उन नामों को हमें जानना है। यानी कि उन्होंने एक नाम दिया है पेनिस इन वी, ऐसा। तो इसका मतलब होता है लिंग ईर्ष्या हो जाती है। क्या हो जाती है? लिंग ईर्ष्या, लिंग ईर्ष्या हो जाती है, ऐसा। तो ये लड़कियों के संदर्भ में उन्होंने बताने की कोशिश की है। और इन्होंने बताने की कोशिश की तो गर्ल क्या होती हैं? गर्ल में सब कॉन्शियसली, सब कॉन्शियस माइंड का यहाँ पे जिक्र किया है। सब कॉन्शियसली बात की गई है यहाँ। सब कॉन्शियसली क्या होता है? अटैचमेंट हो जाता है। सब कॉन्शियसली होता है, उन्होंने टर्म दिया कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली अटैचमेंट हो जाता है फादर से, ऐसा। और उन्होंने बताया कि हॉस्टाइल टुवर्ड अ मदर, तो मदर के प्रति क्या हो जाती हैं बच्चियां? हॉस्टाइल हो जाती हैं टुवर्ड्स मदर। तो हॉस्टाइल टुवर्ड मदर, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और समझना चाहेंगे जो शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का फोकस सिर्फ आपका यूपीटेड या सीटेड निकलवाने पे नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर बनना है तो केवी में इंटरव्यू भी होते हैं। तो इंटरव्यू के लेवल पर ये चीजें पूछी जाती हैं। तो इन्हीं की एक विरोधी है जिन्होंने आलोचना की है, वो है कैरन हॉर्नी। क्या नाम है? कैरन हॉर्ने। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा है कि जो मैन होता है हैव बोम एनवी, ऐसा। तो उन्होंने इसका मतलब है कि मातृत्व से ईर्ष्या, मातृत्व से ईर्ष्या हो जाती है, ऐसा उन्होंने लड़कों के संदर्भ में बोला कि लड़के, उनको लगता है कि लड़के मां नहीं बन सकते, तो इसलिए उनको महिलाओं के प्रति इस विशेषता को लेकर ईर्ष्या हो जाती है, जिसको बॉम एनवी नाम दिया गया है। और ये किसने दिया? कैरन हॉर्नी ने दिया है। तो इस तरह से हम लोग इनके बारे में देख चुके हैं कि फैलिक स्टेज में क्या क्या बातें की गई हैं। अब हम लोग एक नई स्टेज पे चलने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, लेटेंसी स्टेज। और लेटेंसी स्टेज से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। लेटेंसी स्टेज को हिंदी में सुसुप्तावस्था कहते हैं। हम लोग इंक डाल लें तब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस के बारे में करेंगे कि ये कैसे काम करता है लेटेंसी स्टेज। ओके, सो द लेटेंसी स्टेज की हिंदी है सुसुप्तावस्था और इसका टाइम पीरियड है 6 ईयर टू द प्यूबर्टी पीरियड। तो लेटेंसी पीरियड पे चलते हैं। तो लेटेंसी पीरियड, ऐसा इन्होंने बोला। तो इस लेटेंसी पीरियड की बात अगर हम लोग करें तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था। और इसका टाइम पीरियड है 6 टू प्यूबर्टी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि 6 टू 11 और 12 ईयर, इसी को हम लोग कह देते हैं 6 टू एडोलिसेंस, एडोलिसेंस एज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेटेंसी पीरियड। क्वेश्चन आता है कि किशोरा अवस्था को, किस अवस्था को सिगमंड फ्रॉइड ने लेटेंसी पीरियड कहा? तो आपको जवाब देना है कि
आपको जवाब देना है कि लेटर चाइल्डहुड को कहा, किसको कहा, लेटर चाइल्डहुड को। तो लेटर चाइल्डहुड ये क्या है, 6 to 11 ईयर इज द लेटर चाइल्डहुड, यानी यही है स्कूल एज, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यही है स्कूल एज। और सिगमंड के अनुसार यही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज, और सॉरी पियाजे के अनुसार यही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज किसके अनुसार है, तो पियाजे के अनुसार है। और स्कूल एज कहते हैं क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है। लेटर चाइल्डहुड में इसी अवस्था को लेटेंसी पीरियड बोला गया, किसके अनुसार, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इरोजेनस जोन क्षेत्र क्या होता है, जोन क्या है, फिक्सेशन होगा तो क्या होगा, अगर फिक्सेशन नहीं होगा तो कैसी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल इरोजेनस जोन की बात करते हैं, तो इरोजेनस जोन यहाँ होता है कि सेक्सुअल फीलिंग जो होती हैं, फीलिंग्स आर इनएक्टिव हो जाती हैं, इनएक्टिव बोले तो निष्क्रिय हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाने लगा है, और विद्यालय जाएगा कि तो उस एक्टिविटी में पीयर ग्रुप के साथ में इन्वॉल्व हो गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इस अवस्था में जो लेटेंसी पीरियड है उसमें जो ईद वाली इच्छाएं थी वो डाउन हो रही होती हैं, यानी डिक्रीज हो रही होती हैं, डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ ईद। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ईगो, और हम लोग बात करें सुपर ईगो, तो इसका जो है विकास होने लगता है, क्योंकि बच्चे को सही गलत की पहचान स्कूल में जाते ही और समाज में और घर में ट्रेनिंग दी जाने लगती है। यानी कि अगर मोरालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है तो सुपर ईगो और ईगो का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है। तो ईद की इच्छाएं क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, और सुपर ईगो वाला बिहेवियर क्या करता है, इंक्रीज करने लगता है इस तरह से। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो हमें मालूम है ये सुपर ईगो क्या करता है, ईद को सप्रेस्ड कर देता है, और ईद में क्या आता था, इंस्टिंक्ट आते थे, इंस्टिंक्ट बोले तो मूलभूत आवश्यकताएं आती थी, तो बेसिक नीड्स आती थी, वो बेसिक नीड्स को सप्रेस करना वाला कोई इस अवस्था में आ जाएगा। इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड ने इस अवस्था को बोला डोरमेंट स्टेज, लेटेंसी का साइनोनिम है डोरमेंट। सुसुप्त अवस्था, जैसे हम लोग पता है छिपकली जो है वो सर्दियों में डोरमेंट स्टेट में चली जाती है और गर्मियों में निकलकर एक्टिव हो जाती है। तो कुछ इसी तरह से जो ईद की इच्छाएं हैं वो डोरमेंट स्टेज में इस अवस्था में चली जाती हैं, और ईगो और सुपर ईगो की स्टेज डेवलप होने लगती है, यानी कि सामाजिक नॉर्म, सोशल नॉर्म प्रभावी होने लगते हैं। सोशल नॉर्म क्या होते हैं, इफेक्टिव होने लगते हैं। ये इस स्टेज की विशेषताएं हैं। तो अगर ऐसा होगा तो बच्चे में क्या विकसित होगा उसको हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी के वाइज, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे विकसित होते हैं। लेट्स सी। तो उसका सबसे पहला विकास होगा वो होगा सामाजिक कौशल का। क्या आएगा बच्चे में, सामाजिक कौशल विकसित हो जाता है। और क्या विकसित होगा इस अवस्था में, मूल्य विकसित हो जाएंगे, क्योंकि सुपर ईगो तो मूल्य पर कार्य करता है, तो मूल्य तो विकसित होना बनता ही है। और समान उम्र के लोगों से दोस्ती को महत्व देने लगता है, किसको, दोस्ती को महत्व देता है। और कैसी दोस्ती को, पीयर ग्रुप की दोस्ती को महत्व देने लगता है इस अवस्था में बालक। वयस्कों से भी दोस्ती करने लगता है, यानी एडल्टहुड के बच्चों से, वयस्क अवस्था के बच्चों से भी दोस्ती करता है, वयस्क से भी क्या करता है, दोस्ती को महत्व देने लगता है। तो इसी अवस्था में बच्चा आदतों पर फोकस करने लगता है, आदतों पर मतलब हॉबीज क्या है उसकी, फॉर एग्जांपल सिंगिंग है, क्रिकेट खेलता है, तो ये चीजों पे उसका फोकस होने लग जाता है, और उसका जो ईद वाली इच्छाएं थी वहां से ध्यान हट जाता है। इसीलिए सिगमंड ने इसको लेटेंसी पीरियड बोला है। तो इट इज द टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, यानी यही एक्सप्लोरेशन का समय है, यानी बच्चा एक्सप्लोर करेगा, कहते हैं खुलेगा, अपने गतिविधियों को जानेगा, समाज को अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। और जो सेक्सुअल अर्ज हैं, सेक्सुअल अर्ज वो क्या होगा,
सेक्सुअल अर्ज डॉर्मेंट हो जाती हैं, हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट हो जाती हैं, डॉर्मेंट मतलब सुसुप्त अवस्था में चली जाती हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और लैंगिक ऊर्जा और बौद्धिक सामाजिक क्षमता का विकास होता है, इसी में हम लोग कह सकते हैं कि क्या विकास होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहाँ होता है, लेटेंसी पीरियड में ही होने लग जाता है। और सोशल स्किल डेवलप हो रहा है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन भी हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन बोले तो सामाजिक अंतःक्रिया भी होने लगती है इसी अवस्था में। तो हम लोग समझ पा रहे हैं, अगर मान लीजिएगा कि इस अवस्था में ऊर्जा का स्थायीकरण हो जाता है, इसको रिमूव करते हैं, तो आप बताइए क्या परिणाम आएंगे। अगर बच्चा लेटेंसी स्टेज में फिक्सेशन कर जाता है तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट फॉर फिक्सेशन क्या होगा, तो बच्चा इमेच्योर हो जाएगा, इमेच्योर, इमेच्योर बच्चे में डेवलप होगा, इमेच्योर, अनेबल टू मेक, अनेबल टू मेक गुड रिलेशनशिप, गुड रिलेशन, अच्छे संबंध समाज में लोगों से नहीं बना पाएगा। तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं जो लेटेंसी पीरियड के बारे में हम लोगों ने देखी हैं। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट स्टेज को देखने की कोशिश करते हैं, जो है जेनाइटल स्टेज। तो चलते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जेनाइटल स्टेज को। जेनाइटल इज द आई थिंक लास्ट स्टेज, सो द जेनाइटल स्टेज, जेनाइटल स्टेज, जेनाइटल स्टेज को हिंदी में हम लोगों ने कहा कि जननांग अवस्था, जननांग अवस्था, ऐसा। ये क्या है, ये किशोरावस्था से शुरू हो रही है और जीवन भर रहेगी, किशोरावस्था से शुरू होगी से जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक की अवस्था है ये जेनाइटल। अगर हम लोग इसकी उम्र की बात करें, अगर हम इसको इरोजेनस जोन की बात करें, तो अगर हम लोग इरोजेनस जोन की बात करें तो इसमें जोन होता है मैच्योर सेक्सुअल रिलेशन, मैच्योरिंग सेक्सुअल रिलेशन विकसित होते हैं इसी अवस्था में, यानी कि यही जेनाइटल स्टेज है। जब बालक जो है वयस्क हो गया और माता पिता सोचने लगते हैं कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसीलिए इस स्टेज का इरोजेनस, जो आपका मैच्योर सेक्सुअल रिलेशन का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, इरोजेनस क्षेत्र है, यानी कि यहीं पे ऊर्जा केंद्रित होगी। और ये कौन सा पीरियड है, ये पीरियड है पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ऐसा। तो प्यूबर्टी आ जाता है फीमेल्स में और सेक्सुअल अर्ज बिकम एक्टिव, तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल अर्जेस जो होती हैं, सेक्सुअल अर्ज यानी कि वो एक्टिव हो जाती हैं, बिकम एक्टिव, ऐसा, सक्रिय हो जाएंगी। क्योंकि अभी हमने देखा लेटेंसी पीरियड में क्या हुआ था, निष्क्रिय हो गई थी, तो इस स्टेज में सक्रिय होना लाजमी है। तो इस स्टेज में जाके एक्टिव होती हैं। अगर हम लोग करें तो अट्रैक्शन होने लगता है, अट्रैक्शन टुवार्ड्स अपोजिट सेक्स, तो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, लड़कों को लड़की के प्रति और लड़की को लड़कों के प्रति, ऐसा। तो वो इसी स्टेज की विशेषता है। और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बैलेंस कर पाता है बच्चा, बैलेंस बिटवीन लाइफ एरियाज एंड प्रॉब्लम्स, ऐसा। तो जीवन के क्षेत्र और समस्याओं के बीच में संतुलन बिठा पाता है इसी अवस्था में। तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। तो अब हम लोग थोड़ा ईगो और विद ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो लेट्स सी इस अवस्था में उनका क्या रोल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ईगो और सुपर ईगो, तो ईगो सुपर ईगो क्या है, ये दोनों फुल्ली एक्टिव हो जाते हैं, बिकम फुल्ली एक्टिव, ऐसा, पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएंगे और फंक्शनिंग इनकी कैसी होगी, कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इस अवस्था तक जाते जाते बच्चे में सामाजिक नियम, कायदे, परंपराओं, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज के बारे में पूरा डेवलपमेंट हो चुका होगा। अब सुपर ईगो जो है वो डोमिनेट करेगा और कहीं कहीं पर ईगो जो है बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा, इसलिए ये दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं
और जो इद है वो डिक्रीज करने लगता है, यानी लगभग सुषुप्तावस्था में, डोरमेंसी में और लेटेंसी में क्या चला जाता है, इद चला जाता है। अगर अब हम लोग, ये तो हो गई इनकी सारी स्टेजेस, अब हम लोग इनकी आलोचना के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इनके क्रिटिक्स भी कुछ किए गए हैं और इनके क्रिटिक्स बहुत भयंकर हैं। हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में पूछ ले क्रिटिक्स के बारे में, या फिर आप पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए, तो उन क्रिटिक्स को हमें बड़े ध्यान से ही देखना है। तो क्रिटिक्स देखते हैं। तो क्रिटिक्स में क्या है, इसमें सबसे पहला इन्होंने कहा कि फोकस जो है, लोगों ने कहा है कि फोकस जो है ऑन मेल डेवलपमेंट पर है। तो इन्होंने जितनी भी बातें की हैं वो मेल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से की हैं कि वो उससे क्राइम किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या नहीं करते हैं, उनके व्यवहार को समझने का फोकस इनका ज्यादा है इस थ्योरी में, ऐसा लोगों का कहना है। और इसमें क्या है, लोगों ने कहा कि जो ये इन्होंने लिबिडो की बात की, तो इज नॉट मेजरेबल, उसे हम माप नहीं सकते कितनी है ये। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है, मतलब असाधारण है। और प्रेडिक्शन जो है इसके बहुत ही खराब हैं। प्रेडिक्शंस आर नॉट गुड, प्रेडिक्शंस आर नॉट गुड। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप बताइए ना कि अगर छोटे पे बच्चा मान लीजिए सुसु टॉयलेट अच्छे से नहीं कर पाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वयस्क अवस्था में जाते जाते क्राइम कर जाएगा, सेक्सुअल क्राइम कर जाएगा। तो इतना लॉन्ग टाइम पीरियड का गेम है, मतलब डिफरेंसेस है। तो आप ऐसा प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? ये तो मान सकते हैं कि इस स्टेज का नेक्स्ट स्टेज पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन 5 स्टेज का सीधा पहले वाले का इफेक्ट लास्ट वाली पे कैसे पड़ सकता है, ये इनका क्रिटिक्स है। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है कि ये इट इज बेस्ड ऑन केस स्टडी ओनली। तो ये केस स्टडी पर बेस्ड है, कोई इसका देयर इज नो रिसर्च और साइंटिफिक डाटा, देयर इज नो साइंटिफिक डाटा, साइंटिफिक और रिसर्च डाटा, ऐसा तो कोई भी ऐसा डाटा नहीं है। ये सिर्फ केस स्टडी पर बेस्ड है। हमें मालूम है कि केस स्टडी केस स्पेसिफिक होती है, किसी एक मामले पर फिट बैठेगी, तो इसको हम लोग पूरी लाइफ में या फिर पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री पर जनरलाइज या सामान्य नहीं कर सकते, ये हमें समझना होगा। और इनकी थ्योरी जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को क्या करती है, इग्नोर करती है। होमोसेक्सुअलिटी इज इग्नोर्ड, ऐसा। तो इस तरह से हम लोगों ने इनका आलोचनाओं को देख लिया। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आलोचनाओं को लेकर। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिगमंड फ्रॉइड को किस तरह से हम लोगों ने डिटेल से कंप्लीट कर लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये लेक्चर फास्ट लगता है तो स्लो करके देखिए, अगर आपको लगता है कि स्लो है तो फास्ट करके देखिए, और टाइम टाइम पे नोट्स बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसका हैंड रिटन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सप्लाई कर सकता हूं और आप उससे पढ़ सकते हैं। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हम जैसे इनिशिएटर को बढ़ावा दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिलता रहता है। मोटिवेशन से ही नेक्स्ट वीडियो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।